हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम तारेंद्र बेले है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, एग्जाम ओरिजिनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने बात करी, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने डिस्कस किया। जब उनसे मैंने बात करी तो मुझे पता चला कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एमपीपीएससी का पैटर्न नहीं पता है, जिन्हें एमपीपीएससी का सिलेबस भी ढंग से नहीं पता है। बस वो इस उद्देश्य से लगे हुए हैं कि हाँ, हम एमपीपीएससी कर रहे हैं, हम एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना है, हमें एमपीपीएससी की तैयारी करना है। देखो, मैं आप सभी को सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो या दुनिया में किसी भी एग्जाम या किसी भी चीज की अगर प्रिपरेशन करना हो ना दोस्तों, तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमें उस चीज को सही ढंग से समझना होता है। हमें सबसे पहले उसकी हर छोटी छोटी चीज कैसे करना है, कैसे करेंगे और करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला काम आप लोगों का जो होना चाहिए ना, वो काम होना चाहिए दोस्तों कि सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस डिकोड करना होगा। ठीक है? लगभग-लगभग सारे स्टूडेंट्स से जब भी मैंने बात करी तो मुझे इतना तो पता चला कि लगभग सारे स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में और प्रीलिम्स के पैटर्न के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जैसे ही मैं उनसे मेंस के बारे में पूछता हूँ ना, तो मेंस के बारे में उन्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन वीडियोज़ को बनाने का रीज़न ही यही है कि पूरी तरह से मेंस को डिकोड करूंगा आप लोगों के लिए, पेपर वाइज हर चीज आप लोगों को बताऊंगा कि भाई इस पेपर को तैयार करने से आप लोगों को कितने मार्क्स मिलेंगे, किस तरह से आप लोगों को पढ़ना चाहिए, कौन सी यूनिट से कितने नंबर आप लोगों को मिलेंगे और कितने नंबर का मेंस होता है, सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। तो ये सारे के सारे आने वाले 6 वीडियोस, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6, सारे पेपर को एक एक वीडियो के माध्यम से हम लोग डिकोड करेंगे। तो जिन भी बच्चों को अगर सिलेबस के बारे में नहीं पता है, तो काफी डिटेल में आप लोग पढ़िएगा, पैटर्न समझेंगे कि एमपीपीएससी के मेंस का पैटर्न क्या होने वाला है। साथ ही साथ हम लोग सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे कि एमपीपीएससी आज आज जो सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे वो पेपर 1 का सिलेबस होने वाला है। केवल और केवल पेपर 1 के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं, मेंस का पेपर 1। ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सारी की सारी चीजें यही है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि मेरे सारे के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले, तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हो। आप लोगों को सिंपल टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है स्टडी विद तारेंद्र, या इस तरीके से आप लोग सर्च कर सकते हो स्टडी विद तारेंद्र, या डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करूंगा। इन लिंक के माध्यम से भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पर ये चैनल मिलेगा, लगभग 3000 लोग इसमें ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो आप लोग भी जुड़िए, आप लोगों को सारे के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगी। यही मैसेजेस में मैं आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल के लिंक प्रोवाइड करता हूँ। तो इन व्हाट्सएप चैनल के लिंक के माध्यम से आप सीधे सीधे मेरे व्हाट्सएप चैनल स्टडी विद तारेंद्र के साथ जुड़ जाओगे, ताकि अगर कुछ नोटिफिकेशन टेलीग्राम से छूट जाती है तो आप लोगों को व्हाट्सएप पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। हम लोग मुद्दे की बात पर आते हैं सीधे सीधे। हम लोग आते हैं एमपीपीएससी के मेंस के पैटर्न के ऊपर। तो सारा का सारा डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को मेंस के पैटर्न के ऊपर आना है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या एमपीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा होती है, ये जो मेंस होता है ना, उसमें 6 पेपर होते हैं। आई थिंक अगर आप लोगों ने ये सोचा होगा कि आप लोगों को एमपीपीएससी की परीक्षा देनी है, तो मुझे इतना तो जरूर लगता है कि आप लोगों को इतना तो पता होगा कि मेंस में 6 पेपर होते हैं। इन पेपर्स को क्या कहा जाता है? तो पहले पेपर को कहा जाता है जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर, या इसको कहा जाता है कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र क्रमांक 1, प्रथम प्रश्न पत्र। ठीक है? आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं इनको क्या कहा जाता है। सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्न पत्र, मतलब फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, सामान्य अध्ययन फोर्थ पेपर, पांचवा पंचम प्रश्न पत्र और षष्ठ प्रश्न पत्र का मतलब है छठवां प्रश्न पत्र। सारे का सारा पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखो, ऊपर के जो ये 4 पेपर आप देख रहे हो ना,
ऊपर के ये जो 4 पेपर आप लोग देख रहे हो दोस्तों, इन 4 पेपरों में आप देखोगे कि 2-2 पार्ट है। पार्ट ए और पार्ट बी, मतलब खंड अ और खंड ब। हर पेपर में खंड अ, खंड ब, खंड अ, खंड ब, खंड अ, खंड ब, ये आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। और हर खंड में पूर्णांक कितना है, तो 150 नंबर का पूर्णांक है। इसका मतलब ये है कि हर पार्ट जो है वो आपको 150 नंबर देकर जाने वाला है। ठीक है, 150 नंबर देकर जाने वाला है, ये आप लोग समझ लीजिएगा। फिर पेपर 5 की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो पेपर 5 में कोई खंड नहीं है। पूरा का पूरा पांचवा पेपर जो है वो बिना पार्ट के आता है, एकमात्र पेपर आता है पेपर 5। ये होता है सामान्य हिंदी और व्याकरण का पेपर, जो कि आपको 200 नंबर देकर जाता है, और इसको लिखने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय रहता है। छठवें पेपर में निबंध और प्रारूप लेखन हमें लिखना होता है, जो कि आपको 100 नंबर देकर जाता है, और इसके लिए हमारे पास समय होता है 2.5 घंटे का। ठीक है, तो ये समय जरूर नोट करिएगा। बहुत सारे बच्चों को समय नहीं पता होता है कि कौन से पेपर के लिए कितना समय आप लोगों के लिए दिया गया है। तो हिंदी के लिए आप लोगों के पास जो है वो दोस्तों 2 घंटे है, और निबंध और प्रारूप लेखन के लिए आपके पास 2.5 घंटे का समय है। बाकी सारे पेपर में 3-3 घंटे का समय है। मतलब प्रश्न पत्र एक में 3 घंटे का है, प्रश्न पत्र सेकंड में 3 घंटे का है, थर्ड में भी 3 घंटे का है, और फोर्थ में भी 3 घंटे का है। अब शुरू के 5 पेपरों के बारे में अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं ना, शुरू के 4 पेपरों को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में लिख सकते हो। मतलब अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का है, तो वो इन पेपरों को इंग्लिश मीडियम में लिखेगा, शुरू के 4 पेपरों को। ठीक है, लेकिन पांचवा और छठवां पेपर, मतलब हिंदी और निबंध लेखन और प्रारूप लेखन का पेपर, सारे बच्चों को हिंदी में देना होता है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, उसे भी हिंदी में लिखना होगा। कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है, तो उसे भी इसको हिंदी मीडियम में ही लिखना पड़ेगा। तो यहां पर आप लोगों को कोई कंसेशन नहीं है। मीडियम जो है वो इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम जो डिसाइड होता है, वो सिर्फ और सिर्फ 4 पेपर के लिए रहता है। अब देख लो, आज बेसिकली ना कुल योग, अगर कुल पूर्णांक अगर आप लोग देखोगे कि मेंस में कुल कितने नंबर का मेंस होता है, तो मेंस जो है ना दोस्तों, वो 1500 नंबर का होता है टोटल टोटल। ठीक है, और ये सिलेक्शन भी आप लोगों का मेंस के नंबर पर ही होना है, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि प्रीलिम्स के नंबर जो है वो सिलेक्शन में नहीं जोड़े जाते। प्रीलिम्स जो होता है वो एकदम क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आप लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई होते हो, तो आप लोग मेंस में बैठते हो। जैसे ही आप मेंस में बैठ जाते हो, आपका प्रीलिम्स कोई मतलब का नहीं होता है। आपके सिलेक्शन में प्रीलिम्स के कोई मार्क्स नहीं जोड़े जाते। मार्क्स जो जुड़ते हैं वो यही 1500 नंबर में आप लोगों का सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो 1500 नंबर का आप लोगों का मेंस होने वाला है। और इसके बाद दोस्तों इंटरव्यू होता है 185 नंबर का। ये नए पैटर्न के अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इससे पहले के पैटर्न के अनुसार अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो मेंस जो है वो केवल और केवल 1400 नंबर का होता था, और 175 नंबर का इंटरव्यू होता था। टोटल मिलाकर 1575 नंबर में से आप लोगों का सिलेक्शन होता था। इस बार मेंस ही 1500 नंबर का हो गया, मतलब मेंस में 100 नंबर बढ़ गए हैं, और इंटरव्यू में 10 नंबर बढ़ गए हैं। कुल मिलाकर 110 नंबर जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। पहले 1575 में से सिलेक्शन होता था, अब 1685 नंबर में से सिलेक्शन होता है। आप पूछोगे कि सर कितने नंबर में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? अगर आप इस 1685 नंबर में से लगभग लगभग 1000 के आसपास नंबर ले आओगे, तो आप लोगों की फर्स्ट रैंक आने की संभावना है, आप डिप्टी कलेक्टर बनने की संभावना है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि लगभग लगभग 70 to 75% मार्क्स होते हैं। 70%, लगभग 65 to 70% मार्क्स अगर आप लोग ले आओगे, तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो ये रही बात सारी की सारी चीजें। मैं आप लोगों को जो चीजें बताना चाह रहा हूं, वो चीजें ये है दोस्तों कि आज हम लोग जिस पेपर को डिकोड कर रहे हैं ना, वो पेपर है प्रश्न पत्र क्रमांक 1, जो कि इतिहास का है, भूगोल का है। इतिहास और भूगोल, मतलब पार्ट ए में जो है वो इतिहास रहेगा, और पार्ट बी में जो है वो आप लोगों की जियोग्राफी रहेगी। मतलब फर्स्ट पेपर में हमें 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, एक हिस्ट्री और एक भूगोल। इसका भी सिलेबस जो है वो सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करी गई है। इसके बाद का जो वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें पेपर 2 को डिकोड करेंगे, पेपर 3 को डिकोड करेंगे, पेपर 4 को डिकोड करेंगे। ऐसे हर पेपर के लिए एक एक वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आएगा। देखो, इन वीडियो से रिलेटेड या जो चीजें मैं समझा रहा हूं, इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा आप लोगों का, उसमें आप लोगों के डाउट्स पहले सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद वीडियो जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पेपर फर्स्ट को डिकोड करते हैं, और पेपर फर्स्ट को डिकोड करेंगे तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पेपर फर्स्ट के पार्ट ए में जो है ना वो इतिहास है, और इतिहास में हम लोगों को देखने के लिए मिलती है 5 यूनिट। कितनी यूनिट?
5 यूनिट है, देख लो। तो इसकी यूनिट फर्स्ट को अगर आप लोग डिकोड करोगे तो इसकी यूनिट फर्स्ट में हम लोगों को जो चीजें देखने के लिए मिलती है, ये कहता है कि भारतीय इतिहास मतलब इंडियन हिस्ट्री हम लोगों को पढ़ना है। भारत का राजनैतिक, इकोनॉमिक, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और सोशल, ठीक है। ये सारी का सारा जो कल्चर है वो हम लोगों को पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता से लेकर 10वीं शताब्दी तक। हाँ, ये देखिएगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम हड़प्पन सिविलाइजेशन टू 10th सेंचुरी एडी। इसका मतलब आप समझिएगा, इसका मतलब यह है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक पढ़ने के लिए ये बोल रहा है। इसका मतलब ये बोल रहा है हमें कि आप प्राचीन भारत पढ़िए। इसका मोटे मोटे तौर पर इसका मतलब है कि आप प्राचीन भारत पढ़िए और प्राचीन भारत में आप लोगों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास पढ़ना है। ठीक है, सिंपल उसने बोल दिया। फिर उसने बोला कि 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास आप लोगों को पढ़ना है। मतलब 10वीं तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, फिर 11वीं से 18वीं तक पढ़ना है। इस 11वीं से 18वीं का मतलब है, ये हमें कह रहा है कि आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़िए और मध्यकालीन भारत का इतिहास भी राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत का इतिहास पढ़िए। फिर ये कह रहा है सल्तनत एवं मुगल शासक। सल्तनत आप लोगों को पता है, दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत में, और मुगलों को पढ़ते हैं। तो इनके शासन में इनका जो प्रशासन था वो कैसा था, और मध्यकाल में संस्कृति का कितना उदय हुआ है, कितना अभ्युदय हुआ है, ये हमें पढ़ना है। इंग्लिश में अगर आप लोग देखोगे तो कहते हैं कि सल्तनत एंड मुगल रूलर्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, इवेल्युएशन ऑफ मिडाइवल कल्चर। मिडाइवल जो कल्चर का इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ये तमाम चीजें ये यहाँ पर कह रहा है। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो सेकंड यूनिट है, ये यूनिट कहती है दोस्तों कि अब ये कह रहा है, देखो अब यहां पर समझना, पहले हम लोगों ने भारत का इतिहास पढ़ लिया, दूसरी यूनिट कह रही है मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ो। ये कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक, इसका मतलब है दोस्तों कि प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक। ठीक है, ये जो मध्य प्रदेश है इस समय पर प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब है प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक समय में जो मध्य प्रदेश था इसके बारे में हमें पढ़ना है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जितने भी राजवंश हुए, जैसे गर्दभिल्ल वंश, नागवंश, औलिकर वंश, परिवारजक राजवंश, उच्छकल्प वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, कलचुरी, चंदेल, परमार, तोमर, गोंड वंश, कक्षपात वंश, इन सारे के सारे वंशों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। बेसिकली हम मोटे मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि जो पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड जो है ना, ये एमपी से रिलेटेड है। हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है ना दोस्तों, ये एमपी से रिलेटेड है। ये आप बोल सकते हो कि ये सारी की सारी ये वाली जो सेकंड यूनिट है ये एमपी से रिलेटेड है। मैं पेन से लिखने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरे पास आज पेन टैब नहीं है। आज मेरे पास जो है वो मैं माउस से लिख कर काम चला रहा हूँ। ये यूनिट जो है दोस्तों वो एमपी से रिलेटेड है, ये आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट भारत का इतिहास है। भारत का इतिहास भी कौन सा, प्राचीन और मध्यकालीन। सेकंड यूनिट जो है वो मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास है। ठीक है, थर्ड यूनिट को अगर हम लोग देखें, ठीक है, थर्ड यूनिट को अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो थर्ड यूनिट में ये कह रहा है हमसे कि भाई साहब आप लोगों को जो चीजें पढ़नी है ना, आप लोगों को पढ़ना है ब्रिटिश शासन में भारत की अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव। इसका मतलब है कि जो ब्रिटिश ने जब भारत पर रूल करना स्टार्ट किया और जितने समय ब्रिटिश ने रूल किया उस समय पर इंडिया की इकोनॉमी क्या थी, इसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, और जो यहाँ का समाज था उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, इफेक्ट ऑन अवर, मतलब हमारे समाज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है। हाँ, जो हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है, ये हमें बताना है। इसके अलावा ये कह रहा है कि ब्रिटिश उपनिवेश, जो ब्रिटिश से आए हुए जो उपनिवेश थे, जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आए थे, उनके प्रति जो इंडियंस थे, जो भारतीय थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, ये आप लोगों को बताना है। जो किसानों ने है वो क्या प्रतिक्रिया करी, जनजातियों ने जो विद्रोह करे उसके बारे में पढ़ना है। फर्स्ट इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो था या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसके बारे में पढ़ना है। भारत में जो पुनर्जागरण स्टार्ट हुआ, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, और इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में पढ़ना है। इसके बाद
मध्य प्रदेश में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए इसके बारे में भी पढ़ना है। ये थर्ड यूनिट आप लोगों से कहती है। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप लोग देखोगे तो ये कहते हैं कि फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन, जो भी है सारी चीजें। ठीक है, फिर फ्रीडम मूवमेंट इन मध्य प्रदेश, ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना है। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को कहूं तो यूनिट 4 अगर आप लोग देखोगे तो यूनिट 4 कहती है कि गणतंत्र के रूप में, रिपब्लिक के रूप में इंडिया का जब उदय हुआ, भारत का जब उदय हुआ, जब ब्रिटिशर्स छोड़ कर गए और भारत का उदय हुआ गणतंत्र के रूप में, तो जब भारत का उदय हुआ उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है कि कैसे भारत का संविधान बना, कैसे देसी रियासतों का जो देसी रियासतों का पुनर्गठन किया गया या उनका सारी देसी रियासतों को भारत में मिलाया गया, इसके बारे में पढ़ना है। संविधान कैसे बना गया, संविधान कैसे लागू हुआ, भारत का उदय कैसे हुआ, फिर भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। जब भी मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश पढ़ाता हूं तब भी मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे फजल अली आयोग की अनुशंसा पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ ये पढ़ना है। फिर मध्य प्रदेश का एक राज्य के रूप में कैसे गठन हुआ, पहले मध्य प्रदेश था या नहीं था, मध्य प्रदेश का राज्य के रूप में कैसे गठन हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जितनी भी घटनाएं हुई, जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, अलग अलग वैज्ञानिक संस्थानों का गठन हुआ, देश में इमरजेंसी लगी, देश में कंप्यूटर का एक युग आया, तमाम चीजें आज 2024 तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सारी की सारी घटनाओं को इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा ये कहते हैं कि भारतीय संस्कृति विरासत मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना है, विशेष रूप से प्राचीन काल से आधुनिक काल तक। इसका मतलब है कि प्राचीन समय से आज तक जितनी भी कला का विकास हुआ है, जितने भी साहित्य का विकास हुआ है, जितने भी उत्सव पर्व मनाए जाते हैं, जितनी भी वास्तुकला है, इन सभी को मध्य प्रदेश के पक्ष में पढ़ना है। मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थलों को पढ़ना है, मतलब जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मध्य प्रदेश की, उनको हमें पढ़ना है। इसके अलावा यूनिट 5 क्या कहती है, यूनिट 5 कहती है कि जो आधुनिक काल, अब समझना, यूनिट 5 पूरी तरह से मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, एमपी से रिलेटेड है। और ये यूनिट आप लोगों को कहती है कि मध्य प्रदेश की जितनी भी रियासत रही, ये रियासतें कब आई, आधुनिक काल में आई। ये सारी की सारी रियासतें, आप लोग अगर इन रियासतों को देखोगे तो मराठाओं का उदय हुआ और इसके बाद ये रियासतों का भी उदय हुआ। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में आधुनिक कालीन जितनी भी रियासतें थी उनको पढ़ना है, जैसे गोंडवाना रियासत पढ़ना है, बुंदेली बघेली रियासत पढ़ना है, होलकर, सिंधिया और भोपाल के रियासतों को पढ़ना है। जब तक ये रियासतें भारत में शामिल नहीं हो गई तब तक पढ़ना है, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति तक इन इन रियासतों को पढ़ना है। कौन राजा थे, कब किसने राजधानी बदली, आखिरी राजा कौन था, तमाम चीजें हम लोगों को पढ़ना है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जनजाति नायकों के बारे में पढ़ना है कि जनजाति के जितने भी नायक थे उनका क्या योगदान है। राजा शंकर शाह के बारे में पढ़ना है, रघुनाथ शाह के बारे में पढ़ना है, रानी दुर्गावती के बारे में पढ़ना है, भीमाजी नायक, ख्वाजाजी नायक, तंत्या भील, गज्जन सिंह कोरकू, बादल भोई और पेमा फात्या जी के बारे में जो है वो हम लोगों को तमाम चीजें यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, तो ये यूनिट भी जो है वो पूरी तरह से एमपी को डेडिकेटेड है। तो हिस्ट्री में 2 यूनिट ऐसी है जो पूरी तरह से एमपी को डेडिकेटेड है। मतलब अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री के सिलेबस में सर 5 यूनिट्स देखी है। अब ये 5 यूनिट्स हमें कितने नंबर देकर जाएगी, तो ये 5 यूनिट दोस्तों आप लोगों को 150 नंबर देकर जाएगी। ये पूरी की पूरी 5 यूनिट जो है वो आप लोगों को 150 नंबर देकर जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो 5 यूनिट के बारे में हम लोगों ने हिस्ट्री की 5 यूनिट के बारे में डिस्कशन किया, ये 5 यूनिट आप लोगों को 150 नंबर देकर जाएगी। अब कैसे कैसे आएंगे, अब इन्होंने कहा कि फर्स्ट जो प्रश्नों का प्रारूप आने वाला है, मतलब ये जो फर्स्ट पेपर है ना, इसके लिए आप लोगों को एक अलग से कॉपी मिलेगी। आप समझना, ये जो फर्स्ट पेपर है इसके लिए आप लोगों को एक अलग से कॉपी मिलेगी। और इस अलग कॉपी में क्या होगा, 3 टाइप के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। एक प्रश्न होंगे अति लघु उत्तरीय, मतलब वेरी शॉर्ट। फिर एक होंगे लघु उत्तरीय, मतलब शॉर्ट। और दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न होंगे, मतलब लॉन्ग लॉन्ग प्रश्न होंगे। तो इस 3 टाइप के प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये जो फर्स्ट पार्ट के लिए जो एक अलग कॉपी आप लोगों को मिलेगी, उस कॉपी में आप लोगों को 15 क्वेश्चन मिलेंगे जो अति लघु उत्तरीय होंगे, जो 2 नंबर के प्रश्न होंगे। ठीक है, इनसे 2 नंबर आप लोगों को प्राप्त होंगे। अधिकतम शब्द आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 20 मिलना है और आप लोगों को 30 नंबर मिलेंगे इन 2 नंबर के 15 प्रश्न। 2 नंबर के 15 प्रश्न का मतलब है दोस्तों 5 यूनिट 15 प्रश्न, मतलब एक यूनिट से, हर एक यूनिट से
3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। मतलब मैंने कहा कि अगर आप लोगों को मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर मैं इस 5वीं यूनिट के बारे में बात करूं तो मैं कह रहा हूं कि इससे अति लघु उत्तरीय के 3 प्रश्न आएंगे, इससे 3 प्रश्न आएंगे, इस इकाई 3 से 3 प्रश्न आएंगे, इकाई 2 से 3 प्रश्न आएंगे, इकाई 2 से 3 प्रश्न आएंगे और इकाई 1 से 3 प्रश्न आएंगे। मतलब 3-3 प्रश्न हर यूनिट से अति लघु उत्तरीय, मतलब 2-2 नंबर वाले प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूं, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो 10 आएंगे, जो कि 7-7 नंबर के होंगे, 60 शब्दों में आप लोगों को लिखना होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक यूनिट से 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। लघु उत्तरीय का मतलब है शॉर्ट जो आंसर्स होंगे वो आप लोगों को 2-2 मिलेंगे। मतलब यूनिट 1 से 2 आएंगे, यूनिट 2 से 2 आएंगे, यूनिट 3 से 2 आएंगे, यूनिट 4 से, यूनिट 5 से 2 आएंगे। और जो लॉन्ग आंसर्स होंगे, जो लॉन्ग आंसर्स वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनकी संख्या रहेगी पूरे पार्ट में 5। पूरे पार्ट में 5 का मतलब है दोस्तों हर यूनिट से एक लॉन्ग आंसर लिखने के लिए आएगा। ठीक है, हर यूनिट से एक एक लॉन्ग आंसर लिखने के लिए आएगा, हम ऐसा मानते हैं। और ऐसे टोटल मिलाकर जो इस पार्ट का वेटेज होता है वो आप लोगों को 150 नंबर मिलेगा। इसके लिए आप लोगों को समय मिलेगा 1.5 घंटा। ठीक है, क्योंकि पूरे पेपर के लिए 3 घंटे का समय है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं कि भाई पार्ट 1 के लिए जो है वो आपके पास 1.5 घंटा है और पार्ट बी के पास आपके पास 1.5 घंटा है। अलग अलग से आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, आपको एक साथ दोनों कॉपी दे दी जाएगी। अब आपको बोला जाएगा कि भाई साहब लिखो, आप तो 3 घंटे में दोनों कॉपी भरो। आपको जब लिखना हो, पहले जियोग्राफी लिखना हो आप पहले जियोग्राफी लिखना, आपको पहले हिस्ट्री लिखना हो आप पहले हिस्ट्री लिखना। चलो पार्ट बी की बात हम लोग कर लेते हैं। तो पार्ट बी में आता है आप लोगों का भूगोल। भूगोल का मतलब है जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी आप लोगों को इसमें प्रॉपर तरीके से पढ़नी है। पहली यूनिट जो है वो पूरी तरीके से इंडियन जियोग्राफी पर बेस्ड है। ठीक है, इसमें इंडियन जियोग्राफी के ही सारे के सारे टॉपिक है। बस ये 2 टॉपिक है ना, इसको वर्ल्ड जियोग्राफी से जोड़कर हमें पढ़ना पड़ता है, जिसमें हमें क्लाइमेट्स पढ़ना है, जो ऋतुएं हैं हमारी, तापमान, वर्षा, मानसून। ठीक है, जो जेट स्ट्रीम है, ये अल्नीनो, लालीनो, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, हिंद महासागर, ये सारे के सारे वर्ल्ड जियोग्राफी के पार्ट है। लेकिन इसको पहली यूनिट में डाला हुआ है, तो हम इसे मानते हैं कि हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, तो हम भारत की ही जियोग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर सेकंड यूनिट अगर आप देखोगे, देखो हाँ वही है, सारी की सारी चीजें आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है वो इंग्लिश मीडियम में सिलेबस चेक कर लेना। मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि जो सेकंड यूनिट है ये कहता है कि एग्रीकल्चर और जो वाटर रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने के लिए कह रहा है इंडिया में। ये कह रहे हैं कि भाई भारत में कितनी प्रकार की फसलें होती है ये आपको पढ़ना है, कितने प्रकार के मोटे अनाज होते हैं। ठीक है, इसको पढ़ना है, जिन्हें हम लोग स्त्री अन्न कहते हैं। ठीक है, मिलेट्स कहते हैं या श्री अन्न हम लोग कहते हैं उन्हें। और उनका उत्पादन कहाँ कहाँ होता है भारत में और उनका कहाँ कहाँ वितरण है, इसके बारे में पढ़ना है। सिंचाई, मतलब जो हम लोग सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई की तकनीकें, इरिगेशन हम जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इरिगेशन के टाइप, इरिगेशन के स्रोत, मतलब कैसे कैसे इरिगेशन हम लोग कहते हैं, और भारत सरकार के द्वारा जितनी भी परियोजनाएं चलाई जा रही है इरिगेशन से रिलेटेड, उनके बारे में पढ़ना है। फूड सिक्योरिटी पढ़ना है, खाद्य सुरक्षा। साथ ही साथ हरित क्रांति जो हुई है प्रथम और द्वितीय, इनके बारे में पढ़ना है। सतत सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है इसके बारे में पढ़ना है, और इसके लिए जो भी रणनीतियां है उसके बारे में हमें पढ़ना है। जो जल संसाधन है, वाटर रिसोर्सेज का कैसे हम लोग प्रोटेक्शन करें, वाटर रिसोर्सेज का जो संरक्षण है इसके बारे में पढ़ना है, संवर्धन है इसके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ जो वर्षा का जल होता है, जो बारिश के तहत जितने भी पानी आता है उसका संचयन कैसे करें, हम उसको संरक्षित कैसे करें, और नदियों को जोड़ने की जो भी योजना है उसके बारे में पढ़ना है। और राष्ट्रीय जल नीति जो है इसके ऊपर आप लोगों को 2 नंबर का, 7 नंबर का और जो है वो 10 नंबर के प्रश्न जो है वो तैयार करने होंगे। ठीक है, हर टॉपिक से जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ो, तो आप लोग कोशिश करो कि इस टॉपिक से आप लोगों को एक 2 नंबर का प्रश्न मिले, एक 7 नंबर का प्रश्न मिले और एक 10 नंबर का प्रश्न मिले। अगर आप लोग अपनी तैयारी को इस तरह से करोगे तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि आप लोगों को मेंस में कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखेंगे तो आगे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि थर्ड यूनिट जो है ये भी इंडियन ज्योग्राफी से है। अभी देखो, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट सब की सब इंडियन ज्योग्राफी से। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उसके बारे में हमें पढ़ने के लिए कह रहा है, प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ने के लिए कह रहा है, और जो हमारी इंडस्ट्रीज है इसके बारे में पढ़ने के लिए कह रहा है। ये कह रहा है कि फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज है वो कहाँ पर है, इसके वितरण और इसके टाइप्स कितने हैं इसके बारे में पढ़ लो। इंडिया में जितने भी मिनरल्स है इसके बारे में पढ़ लो। साथ ही साथ ये कह रहा है कि जितने भी एनर्जी के रिसोर्सेज है या ऊर्जा संसाधन है इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है।
ऊर्जा संकट, जो एनर्जी से जो संकट होने वाले हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जो एनर्जी क्राइसिस है, इसके बारे में पढ़ना है। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें जो गैर परंपरागत स्रोत है, इनके बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश कह रहा हूँ, भारत के जो प्रमुख उद्योग है, जैसे लोहा, इस्पात, सीमेंट, कागज, सूती वस्त्र उद्योग, शक्कर उद्योग, इनके बारे में पढ़ना है। और फूड प्रोसेसिंग या खाद्य प्रसंस्करण के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये तमाम चीजें जो है वो यूनिट 3 में है। फिर फोर्थ यूनिट जो है वो आपदा, ये भी भारत से संबंधित है। मध्य प्रदेश की अभी एक भी यूनिट नहीं आई दोस्तों, आप समझिएगा। 4 यूनिट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 3 यूनिट डिस्कस कर चुके हैं, मध्य प्रदेश की यूनिट नहीं आई है अभी। सब कुछ हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। भारत में जितने भी खतरे हैं उनके बारे में पढ़ना है, जैसे भूकंप आता है, सुनामी आती है, सूखा आता है, बाढ़ आता है, ओला गिरते हैं, कहीं कहीं पर कोहरा पड़ जाता है, बादलों का फटना देखने के लिए मिलते हैं। तड़ित झंझा का मतलब है जो बिजली गिरती है। भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो आते हैं, उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण पढ़िए। पर्यावरण में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण या भूमि प्रदूषण, और उनके रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन में जो भी उपाय किए जा सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इसके बारे में पढ़ना है। संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव, जितने भी संसाधन हैं उस पर जनसंख्या जो बढ़ रही है उसका दबाव पड़ रहा है। मतलब इसका मतलब है कि भाई हमारे पास मान के चलो 100 रुपए, 100 रुपए हैं, कोई एक व्यक्ति बाहर खाना खाने जाएगा तो वो बड़े आराम से खा लेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई आप घर में 10 लोग हो और आप लोगों को 100 रुपए में खाना खाना है, तो एक प्रेशर तो फील होगा ना यार, 10 लोग कैसे 100 रुपए में खाना खाएं। तो वही है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज उपलब्ध है, उन रिसोर्सेज का संसाधनों पर क्या दबाव पड़ रहा है, इसके बारे में पढ़ना है। और ग्रामीण और शहरी प्रवास, मतलब जो गांव से निकलकर लोग शहर की ओर प्रवास हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं भी एक ग्रामीण व्यक्ति हूँ, ठीक है, मेरा भी जो परिवार है वो गांव में रहता है, मम्मी पापा या जो भी हैं, हम लोग ग्रामीण लोग हैं। लेकिन मैं किसी न किसी कारणवश मैं पढ़ाई के लिए या अपने काम के लिए जो है वो गांव से शहर की ओर प्रवास किया हूं। तो ये समस्या या मौके के रूप में जो भी है, ये इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को एनालिसिस करना आना चाहिए। अब आप इस सिलेबस को डिटेल में देख रहे हैं ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि एक अधिकारी को ये सारे टॉपिक क्यों पढ़ने चाहिए, उसे जो समाज की समस्या है उसके बारे में सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए। भूगोल में जितनी भी तकनीकों का उदय हुआ है, जैसे सुदूर संवेदन, जो जीआईएस है, भौगोलिक सूचना प्रणाली, या जीपीएस हम लोग कहते हैं, ये इन सबको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी टेक्निक जो है वो हम लोगों को पढ़ना है। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो रिमोट सेंसिंग इंग्लिश में हम लोग कह देंगे, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस हम लोग कह देते हैं, और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस, इनके बारे में पढ़ना है। और इनकी जितनी भी एप्लीकेशंस बन रही है ना, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और भारत में जितने भी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स है, इन टाइप्स ऑफ सैटेलाइट के बारे में हम लोगों को यहाँ पर इस यूनिट में पढ़ना है दोस्तों। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 5वीं यूनिट के बारे में कहें तो मध्य प्रदेश का भूगोल। जब हम लोगों ने हिस्ट्री देखी थी ना, तो हिस्ट्री में मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 यूनिट ऐसी है जो पूरी तरह से मध्य प्रदेश को डेडिकेटेड है। लेकिन भूगोल जब आप देख रहे हो, भूगोल का सिलेबस, तो भूगोल के सिलेबस में एकमात्र ऐसी यूनिट हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है जो पूरी तरह से मध्य प्रदेश को डेडिकेटेड है। लेकिन बची हुई चारों की चारों यूनिट जो है दोस्तों, वो डेडिकेटेड है किसे? वो डेडिकेटेड है भारत की जियोग्राफी या भारत की समस्याओं के ऊपर डेडिकेटेड है। ठीक है, मध्य प्रदेश के भूगोल में अगर आप लोग देखोगे तो भू आकृतिक प्रदेश, या मैं कहूं कि मध्य प्रदेश के जो फिजियोग्राफिक जो डिवीजन है, मध्य प्रदेश के मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है, उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और इस फिजियोग्राफिक डिवीजन में हम लोगों को मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल श्रेणी, बघेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा श्रेणी के बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है कि इनमें क्या क्या सारी चीजें हैं। मध्य प्रदेश में बहने वाली सारी नदियां, उनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश की जलवायु, ऋतु परिवर्तन, ताप, वर्षा, इन सब के बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश में मिट्टियों का वितरण कैसा है, ये पढ़ना है। अगर मिट्टी का अपरदन हो रहा है तो उसके बारे में पढ़ना है। और मृदा का संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश क्या कदम उठाता है, ये तमाम चीजें पढ़ना है। मध्य प्रदेश में वनस्पति का मतलब है मध्य प्रदेश में किन किन प्रकार के वन पाए जा रहे हैं, इनका वितरण क्या है, प्रमुख वनोपज जो है मध्य प्रदेश में, उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। प्रमुख फसलें,
सिंचाई परियोजना इनके बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज, ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत इनके बारे में पढ़ना है। उद्योग में लघु एवं कुटीर उद्योग पढ़ना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख इंडस्ट्रीज पढ़ना है। मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है इनके इसके बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या का वितरण, मध्य प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व और जो नगरीकरण बढ़ रहा है इसके बारे में हम लोगों को तमाम चीजें पढ़नी है। मतलब भूगोल की ये 5 यूनिट हम लोगों को कितने नंबर देकर जाएगी, तो ये भूगोल की 5 यूनिट भी हम लोगों को मेंस में 150 नंबर देकर जाने वाली है दोस्तों। सेम 2 नंबर वाले 15 क्वेश्चन, मतलब हर यूनिट से 3 क्वेश्चन हम लोगों को निकालना है। हर यूनिट से 3 क्वेश्चन, ठीक है। और 7 नंबर वाले जो प्रश्न है वो हर यूनिट से 2, इसका मतलब है टोटल 10 क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिलेंगे पार्ट बी में। और 10 नंबर वाले प्रश्न जो है वो हम लोगों को 5, मतलब हर यूनिट से एक एक प्रश्न हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार ये पूरा का पूरा पार्ट बी या खंड बी जो है वो हम लोगों को, ये भी हम लोगों को 150 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। तो पूर्णांक हो गया सर पार्ट ए और पार्ट बी का मिलाकर टोटल पूर्णांक हम लोगों का हो गया 300। अब इस 300 में से कितने नंबर हमें लाना चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर होता है हिस्ट्री और जियोग्राफी के लिए, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग इन 300 नंबर में से लगभग लगभग 190 200 तक स्कोर करोगे ना, तो काफी बढ़िया आप लोगों के लिए हो जाएगा। 190 और 200 तक टेस्ट में भी स्कोर करने की कोशिश करो। और मेंस पेपर में अगर आप लोग जाओगे तो आप लोग कोशिश करो कि आप लोगों को लगभग लगभग जो है वो 200 नंबर तो आप लोगों को लाना ही है। अगर आप 200 नंबर लेकर आओगे तो आप लोगों का स्कोर जो है ना वो बाकी के पेपरों में भी बढ़ेगा। और हिस्ट्री मतलब 2-200 नंबर अगर आप लोग इनमें लेकर आते हो तो मान के चलो कि फर्स्ट पेपर में आप लोगों के 200 आ गए। बड़े आसानी से आप 1000 का आंकड़ा पार करोगे सारे पेपरों के नंबर मिलाकर, और 1000 का आंकड़ा पार करोगे तो निश्चित ही डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट जो है वो आप लोगों की आरक्षित हो जाएगी। अगर आप लोग इसमें स्कोर कम करते हो तो आगे आप लोगों को दिक्कत जाएगी। तो कोशिश करो कि हर पेपर में है जो लगभग लगभग 200-200 नंबर एवरेज लाने की कोशिश करना है, ठीक है। 200-200 नंबर लाना है, मतलब 150 में से 100, 150 में से 100, मतलब हिस्ट्री में 150 में से 100 लाना है और जियोग्राफी में भी 150 में से 100 लाने की कोशिश करना है। ये एक अच्छे नंबर होंगे, बहुत अच्छे नंबर होंगे। मैं आप लोगों को कह रहा हूं ना कि बहुत अच्छे नंबर होंगे। आप 180 190 भी लाओगे, 170 175 भी लाओगे तो भी आप लोगों का बेटर है। लेकिन अगर आप लोग 200 लाने की कोशिश करोगे तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। आगे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये रहा हम लोगों का पूरा पेपर 1 का एनालिसिस। लेकिन अगर आप लोग एमपीपीएससी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम ओरिजिनल्स के पास है आप लोगों के लिए 2 बैच। एक बैच है फाउंडेशन और एक बैच है हम लोगों का मेंटोरशिप बैच, ठीक है। फाउंडेशन बैच प्रहार है 2025 के लिए, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है। साथ ही साथ संकल्प बैच भी प्री प्लस मेंस प्लस आंसर राइटिंग सब कुछ कराया जाता है। दोनों में अंतर क्या है? संकल्प बैच में आप लोगों को एक पर्सनल मेंटोर प्रोवाइड किया जाता है, ये अंतर है। इन किसी भी बैचेस के बारे में अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए दोस्तों तो सिंपल इस नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप करके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसी प्रकार से 2 बैचेस जो है वो हम लोगों के पास 2026 के लिए है। एक बैच का नाम है आरंभ और एक बैच का नाम है सारथी 2026, ठीक है। तो इन बैचेस के बारे में भी अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो सिंपल आप लोगों को इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। मुझसे जुड़ने के लिए सिंपल मैंने आप लोगों को बताया ही है कि सिंपल टेलीग्राम पर आप लोगों को स्टडी विद तारेंद्र सर्च करना है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ। व्हाट्सएप पर भी सर्च करके मेरा ये चैनल जो है वो सर्च कर सकते हो और आप लोगों को मिल जाएगा। टेलीग्राम पर भी स्टडी विद तारेंद्र सर्च करोगे तो आप लोगों को मेरा ये टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि इसी प्रकार से सारे पेपर का एनालिसिस मैं आप लोगों को लेकर आऊंगा ताकि आप लोगों को मेंस को समझने में बहुत ज्यादा आसानी में हो। और मेंस को समझने में आसानी होगी तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से आप लोगों को डर पैदा होगा कि मुझे बहुत सारा पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत पढ़ रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जितना सिलेबस मैंने आप लोगों को बताया ना, आप लोगों को आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जाना है। आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है कि हमें बिल्कुल भी आउट ऑफ द सिलेबस नहीं जाना है। हमेशा इस ये जो सिलेबस आपने बताया है सर, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना है। तो आउट ऑफ द सिलेबस आप लोगों को बिल्कुल नहीं जाना है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बस आज के लिए इतना ही था। फिर कल आप लोगों के लिए एक नए पेपर का एनालिसिस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। लेकिन तब तक के लिए मैं तारेंद्र बिले आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे एग्जाम ओरिजिनल्स के इसी यूट्यूब चैनल पर। लेकिन तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, गुड नाइट।